फैमिली में एक ब्राउन कल्चर, सॉरी टू से, औरत पढ़ी लिखी ना हो, हमेशा वो सबमिसिव रहती है, उनके ऊपर सारी जो ब्राउन कल्चर है वो डोमिनेंट हो जाता है। ए जुए आप बढ़ के दरिया को तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। माई फादर सिंस चाइल्डहुड टोल्ड मी कि जब तक तुम नमाज की पाबंदी नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी जो लाइफ है वो अलाइन नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा लाइफ में। Welcome to today's episode of podcast. We are thrilled to announce our today's guest, Amish Akbar. Amish Akbar is a result-oriented professional. She is quite committed to bring a positive change in the society. Amish Akbar, coming from a small town of Godhra, has made a significant impact in both the development and the corporate sector. Her passion to bring a positive change led her to join Teach for Pakistan, a non-profit organization which enhance the opportunities for the under-resourced communities. Amish Akbar as a teacher has worked tirelessly to improve the student learning experience and manage various community service programs. She is working as an education content reviewer at Talimabad. She has also gained valuable experience in working many reputable organizations such as McKinsey, PepsiCo, Amal Academy, and many more, where she'll gain the skills and the opportunity to improve her strategic thinking, project management, and problem-solving skills. Join us today as we explore her inspiring journey and the current efforts to improve her role in the current role. Thank you, Amish, for joining us today. तो पहले तो हम बात करते हैं आमिश अकबर के बारे में। आमिश अकबर का बैकग्राउंड क्या था और किस तरह से गोधरा से निकलकर अब तलीमाबाद तक का सफ़र, इस्लामाबाद का जर्नी, हमें सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। ये सफ़र क्या था, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और अब आपको क्या लगता है कि आगे आपके लिए क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आमिश अकबर पहले एक सादा सी लड़की थी जिसने 24 साल, तकरीबन 20-22 साल एक गांव में गुजारे थे। गोधरा का एक छोटा सा गांव था, 96 JB उसका नाम है। तो मेरी फर्स्ट स्कूलिंग जो थी वो गांव में ही हुई थी। प्राइमरी ग्रेड मैंने गांव के स्कूल से किए थे और वो बस ऐसे ही मार्क्स लेना था, आपने पास होना था, इस तरह की स्कूलिंग थी, कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। देन माई फादर पुट मी इन हाई स्कूल इन गोधरा मेन सिटी। तो गोधरा में जब एडमिशन लेने के लिए मैं आई हूँ तो वो लोग कहते हैं इसको तो कुछ भी नहीं आता, टेंसेस भी नहीं आते, तो मुझे इन्होंने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। एनीवे फिर मेरी फैमिली ने थोड़ा सा इसरार किया तो उन्होंने मुझे पिछले ग्रेड में भेजा, मतलब 1 साल फिर पीछे भेज दिया। तो तब मुझे बहुत काम करना पड़ा, वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे स्कूल बहुत हाई लेवल का था, तो मुझे बेसिकली अपने टेंसेस पे बहुत काम करना पड़ा। और दूसरी चीज़, आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग स्पेशल, मुझे हेयरिंग इश्यूज था। तो जितने बड़े इंस्टीट्यूट में मैं गई वहाँ बड़ी क्लासेस होती थी, बड़ा सिस्टम होता था, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी पढ़ने में। तो या आई गोट सम ग्रेट टीचर्स। कुछ मेरी लाइफ में 4 टीचर्स आए, बहुत अच्छे रहे। तो स्कूल में भी एक टीचर थी, वो मुझे एक सेपरेटली काम देती थी, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा टेंसेस देती, सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलता था और मैं इंजॉय भी करती थी। तो इस तरह मैंने स्कूलिंग जैसे तैसे पास की। फिर मैं मैट्रिक में आई और मैट्रिक में भी मैंने एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन किया, ये पंजाब कॉलेज। तो वहाँ भी और बड़ी क्लासेस होती थी, बहुत टफ, मेरी बहुत स्ट्रगल रही थी स्कूल लाइफ में। तो उसमें भी फिर ये होता था, मैं इवन कॉलेज लाइफ में भी समर में या वो प्रैक्टिकल डेज जब ऑफ होता था स्टूडेंट को, मैं तब भी कॉलेज जाती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे क्लास में टीचर्स के लेक्चर्स नहीं समझ आ रहे होते थे। मैं ब्रेक भी कंज्यूम करती थी, बच्चे जिनको समझ आया होता था उनसे पढ़ती थी, इस तरह करके ना। तो ये मैंने अपनी एजुकेशन ऐसे ही कंप्लीट की। तो यूनी लाइफ में और बड़ा हर्डल आया। वहाँ जो चीज़ मैंने आज तक फील की है कि इस तरह का कोई अवेयरनेस सिस्टम नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनको वैसी फैसिलिटीज असिस्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि उनको बता भी दिया जाए, वो थोड़ा बहुत कहते हैं आप आगे बैठ जाओ, ये कर लो। तो ये चीज़ मैंने बहुत फील की अपनी लाइफ में, तो बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा था। और फिर देन इन 20 से 21 तक कोविड आया और वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साल रहा था। एक मेरी लाइफ का टर्नओवर साबित हुआ था, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी और मेरे लिए फिर हेडसेट यूज़ करके क्लासेस लेना, काम करना आसान हो गया था और मैं बिल्कुल क्लियरली सुन सकती थी। तो 2020 में मैंने एज अ रिप्लेसमेंट टीचर स्कूल ज्वाइन किया
फैसलाबाद में जाके, और कोविड था तो एजुकेशन सारी मेरी गोधरा में ही कंप्लीट हुई थी। तो जब फैसलाबाद में मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, वो एज अ रिप्लेसमेंट टीचर था। 7 घंटे मेरी ड्यूटी होती थी, बच्चों को अंदर करो, ये करो, वो करो। अगर कोई टीचर छुट्टी पे है तो मैं उनकी क्लास लेने जाऊंगी। और आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी 3300। और मेरे फादर बहुत गुस्सा आते थे, क्या तुम फजूल में उधर रह रही हो, घर आके बैठो, कोविड है, हालात नहीं ठीक है, तुम्हें क्या जरूरत है करने की। तो फिर भी मैं कहती थी मैं फारिग नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर ना वो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे होता था नहीं मैंने अब सीखना है, मैनेजमेंट तो मुझे आएगी, पता चलेगा, लोगों से बात करनी है, मल्टीटास्किंग हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास भी ले रही होती थी। तो वो जॉब मैं कर रही थी, कोई 3 माह की है, फिर इतना शदीद कोविड हुआ कि वो स्कूल फिर से क्लोज हो गए। देन इन 2021 January, one of my uni friend referred me अमल अकेडमी। मुझे नहीं पता था कि अमल अकेडमी क्या होती है, तो उसने मुझे कुछ रिसोर्सेज भी दिए कि इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने ये बात करनी है, वो करनी है। मैंने फिर उसकी तैयारी की। मैंने कहा नई चीज़ है, मुझे नई चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने अमल अकेडमी की तैयारी की और फिर अमल में इंटरव्यू दिया। अब वहाँ पे एक और हर्डल हुआ कि मैं उस वक्त मैं 5th सेमेस्टर में थी। तो अमल अकेडमी की पॉलिसी थी कि आप यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड टू ज्वाइन अमल अकेडमी, क्योंकि वो आपको करियर पर फेलोशिप करवाते हैं, आपको करियर के लिए तैयार करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मैं साथ साथ जॉब कर रही हूँ, मुझे अभी से चाहिए करियर पर फेलोशिप, मैं तो ज्वाइन करूँगी, मैं 1 साल वेट नहीं कर सकती। तो इस तरह करके मैंने डिफेंड किया और फिर उन्होंने आगे पास कर दिया। फिर फर्दर प्रोसेस आए, स्टेप्स आए और मैं फिर सिलेक्ट हो गई। तो वो अमल अकेडमी एक बहुत बड़ा टर्नओवर था। तो पहली दफ़ा मैंने बहुत सारे डाइवर्सिटी में काम किया था, बहुत सारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से स्टूडेंट होते हैं, और एक फील्ड भी नहीं, मुख्तलिफ फील्ड में होते हैं, या तो फ्रीलांसर से अंदर। तो मैं को ये क्या क्या दुनिया में हो रहा है। मुझे उस वक्त मैंने पहली दफ़ा घर से निकल के एक बाहर की दुनिया देखी, गोधरा में होते हुए। मुझे वो गांव में रहते हुए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी, तो मुझे ऑनलाइन बैठ के जो मैंने एक प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया था इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का भी। तो या फिर फ्रीलांसर से सीखने को मिला, मैं पूछती थी सीखती कैसे करते हो। देन मैंने भी काम शुरू कर दिया एंड आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट। शी वाज एन इंडोनेशियन स्टूडेंट, वो मलेशिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और MBA कर रही थी। एंड आई वॉज डूइंग BS इन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा 4th सेमेस्टर था और मैं उसको MBA करवा रही थी। तो That's really impressive. या वो खुद घूमने फिरने चले गई है इंडोनेशिया और मैं उसका काम कर रही हूँ। उसकी वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, थीसिस का वो जो भी चीज़ें होती हैं फिर उसको करवाना, और वो कॉल पे सारा करते। अब वो उसके साथ थोड़ा इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता था, उसको भी एक्चुअली नहीं आती थी, वो चाइना से बिलोंग करती थी। उसका एक बीच में एक 3rd पर्सन था जो कम्युनिकेट कर रहा था माइंड में। तो वो मुझे बड़ा मजा आने लग गया, थोड़ा मैंने भी शुरू कर दी प्रैक्टिस इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश बोलनी है, जैसे जैसे बोलती थी टूटी फूटी, कॉन्फिडेंस आ रहा था, काम भी नहीं आता था, डांट बहुत पड़ी थी उससे। तो बहुत सीखने का मौका मिला। तो जब आप किसी जगह पे कदम रखते हैं ना नई जगह पे, तो आपको शुरू में बहुत डर लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बट जब आप बाहर आ जाते हो तो वो रास्ते खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं। लाइक अल्केमिस्ट का वो कोट है कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो वो कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, ये इसी चीज़ में आता है। तो या फिर उसको मैंने तकरीबन 3 सेमेस्टर तक काम करवाया। अब 4th सेमेस्टर में मैं थी, तो अभी मैं बेसिक चीज़ें पढ़ रही थी बिजनेस की, लेकिन उसको MBA की मैं सप्लाई चेन का करवा रही थी, उसकी स्पेशलाइजेशन थी। मुझे वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। देन जब हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, हमारे भी मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट हुए और फिर मेजर स्टार्ट हो गया, तब मैंने सप्लाई चेन सेलेक्ट किया और नॉन स्टॉप मैंने नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में A ग्रेड आते रहे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ चुकी थी। तो यूनिवर्सिटी का जो लास्ट पार्ट था, मतलब 1-2 ईयर, वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। मुझे टीचर्स की भी लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बहुत ही खुद से तैयारी कर चुकी थी, पढ़ चुकी थी, मेहनत कर ली थी। तो ऐसे मैं ग्रेजुएट हो रही थी। उसके अलावा अमल अकेडमी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू देखा था, इसमें एक कोर्स आता था, वीकली कोर्स होते हैं। उस कोर्स में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है खदीजा बख्तियार। मैंने उनका इंटरव्यू देखा, वो एक बच्ची, स्कूल की बच्ची उनका इंटरव्यू कर रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो वो बच्ची ऐसे इंटरव्यू कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची, प्राइवेट भी नहीं। मैं बड़ी हैरान हुई। तो वो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एजुकेशन से रिलेटेड पूछती है,
मैंने खदीजा को सर्च किया, मैंने देखा तो उसकी एक आज नई देखी कैंडिडेट फॉर पाकिस्तान, और फिर मुझे खदीजा के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, देखा कि ये क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है। उनका मुझे मिशन बहुत अच्छा लगा कि एजुकेशन फॉर ऑल, एक दिन पाकिस्तान के सारे बच्चे पढ़ेंगे और लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, ये सारा उनका मिशन बहुत ज़बरदस्त लगा, टचिंग। फिर मैंने उसके अब मुझे टीच फॉर पाकिस्तान का तब पता चला था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने उसके बारे में भी सर्च की और बेसिकली कह लें प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। और उसी साल जब वो उनकी एप्लीकेशन ओपन हुई तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। वो उनका फॉर्म काफ़ी एक्सटेंसिव होता है और मैं करती जा रही, मैं थक गई, मुझसे लिखा नहीं जा रहा। जब मैं एंड पे पहुंची हूँ ना तो लास्ट पे कहते हैं उनकी लाजम शर्त है कि यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड, और मेरा भी 1.5 ईयर रहता था तकरीबन। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सारी मेहनत ज़ाया हो गई। खैर मैं पक्का दिल में ठान ली थी मैंने यही काम करना है, मुझे उनका मिशन बहुत अच्छा लगा था। तो मैं 1 साल तक तैयारी करती रही। वो इस तरह की कि अमल एकेडमी में हमें लिंक्डइन को यूज़ करना सिखाया गया था, जो कि हमें बिल्कुल स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। गाइड ही नहीं कोई करता कि ये प्लेटफॉर्म्स को आपने यूटिलाइज किस तरह से करना है। क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप है ये। स्टूडेंट को सिर्फ ग्रेड और मार्क्स पे नहीं रखना चाहिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखानी चाहिए और भी चीज़ों को कैसे प्रोडक्टिव होकर यूज़ करना चाहिए। तो खैर लिंक्डइन मैंने बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया उसका। और तो फिर लिंक्डइन पे मैंने सारे तो 1 साल के दौरान जो टीच फॉर पाकिस्तान के एम्प्लॉयज थे, जो भी स्टाफ मेंबर थे, फेलोज थे, सीनियर थे, अलमनाई थे, उनको ऐड करना शुरू किया, उनसे थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की। तो इसी तरह फिर मैंने नेक्स्ट ईयर जब सही वाली जॉब्स ओपन हुई मैंने अप्लाई किया, और वो भी काफ़ी टफ था। उस वक्त जब मैं सिलेक्ट हुई थी 3.7% ओवरऑल कंट्री से सिलेक्ट हुए थे। तो वो भी काफ़ी रीगल लेवल था उनका सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी जो है वो एक तो लेंथी भी है, और आई थिंक वो ज़्यादातर प्रैक्टिकलिटी बेस्ड एक प्रोसेस है रेदर देन थ्योरेटिकल बेस्ड। या तो डेट पर मैं फर्स्ट एवर जॉब कि मैं अभी फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रही हूँ, मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया था और आई कांट बिलीव कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो गई हूँ। और फिर दूसरा इस्लामाबाद जाना मेरे एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं वहाँ जाके काम करूँगी, गोधरा से निकल के वहाँ जाना। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं आता था। मेरे फादर तो कह रहे थे जब मैं तैयारियाँ शुरू कर दी, मेरे फादर बाबा कहते थे हनूज दिल्ली दूर है, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। उनको अभी भी नामुमकिन लग रहा था कि उधर पॉसिबल नहीं है। तो खैर वो इस तरह इस्लामाबाद में हमारी एंट्री हुई। डर भी बहुत लग रहा था, मैं इतनी दूर से जा रही हूँ, कैसे रहना है, अकेली हूँ, हॉस्टल ढूंढने डर लगता है, बड़ा शहर है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ सारा सॉल्व हो जाता है। टीच फॉर पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है, वो अपने फेलोज को हमेशा सपोर्ट करते हैं जो दूर दूर से आते हैं। या तो ऐसे मेरे जर्नी स्टार्ट हुआ है। जैसे आपने बात की कि आपका बैकग्राउंड जो था वो गवर्नमेंट स्कूल से था, और आई थिंक कि टीच फॉर पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी देता है बेसिकली अंडर रिसोर्स कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर वो उन स्टूडेंट्स को जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास वो फाइनेंशियली भी नहीं है या फिर वो नॉन फाइनेंशियली उनके पास वो इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो कि बेसिकली उनको वो स्किल सेट दे सके। तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो ख़त्म कर रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा कॉज है जो कि खदीजा ने स्टार्ट किया पाकिस्तान में। और ये इंस्टीट्यूट हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखे थे, लेकिन पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव जो है विद इन लाइक 2000s में ये स्टार्ट हुआ है। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को भी रिकग्नाइज करना चाहिए, और कि किस तरह से एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भी जो है वो भी उसको भी अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो किस तरह से ग्रो कर सकता है। तो आई हैव ऑलवेज बीन इन अ प्राइवेट स्कूल बट माई मदर यूज्ड टू बी अ गवर्नमेंट टीचर। तो मैं जब वहाँ पर जाती थी तो मुझे ये हमेशा चीज़ लगता था कि मैंने हमेशा एनालाइज किया कि उनके पास बस अपॉर्चुनिटी नहीं है, वरना उनके पास भी वही सेम स्किल सेट है जो मेरे पास है। तो जब मैंने छोटे होना तो मुझे लगना कि मैं तो बहुत अच्छी रीडिंग कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ी हुई थी। तो आई वुड बी लाइक कि मुझे इंग्लिश आती है बट इनको नहीं आती है। देन माई पेरेंट्स एक्चुअली टेल मी दिस थिंग कि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आती, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको वो टीचर्स नहीं दिए गए, या उनके पास वो बेसिकली उनके पास वो कंटेंट ही नहीं है, वो रीडिंग स्किल्स ही नहीं है, और ना ही उनके पास वो रीडिंग कंटेंट है जिसकी बेसिस पे अपने स्किल को पॉलिश कर सकें। और अगर उनको वही कंटेंट, वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो आई थिंक वो भी एक अच्छे
प्लेटफॉर्म पे बेहतर, हमसे भी ज़्यादा, शायद मुझसे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। Exactly. तो जब आपने टीच फॉर पाकिस्तान में गए तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपने भी कहीं ना कहीं फील की होगी, एक अपनी झलक आपको उसमें नज़र आई होगी। तो वहाँ पर पहला वो एक्सपीरियंस क्या था और किस तरह से वो प्रोजेक्ट को एनालाइज किस तरह से किया कि ये मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं और मैं इनके लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ? एक्चुअली गवर्नमेंट में जाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा था। पहले तो मैंने दूर से ही देखा था कि वाकई एजुकेशन के मसाइल हैं। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं या आपस में डिस्कशन होती हैं। खुद भी हम बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होते हैं तो एजुकेशन के लिए। बट गवर्नमेंट में जब टीच फॉर पाकिस्तान ने हमें भेजा है तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा शौक लगा। पता है ग्राउंड रियलिटी जब आप अंदर जाके देखते हो तो वो बहुत शॉकिंग होता है। वहाँ हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में एंटर हुए हैं, वो स्टूडेंट इतने ज़हीन टैलेंटेड हैं, लेकिन ये कि वो उनको अपॉर्चुनिटी अप्रोच नहीं मिल रही थी। एक दरख्त होता है, जब बारिश होती है ऊपर वाले पत्तों को सारा पानी मिल जाता है, नीचे वाले रह जाते हैं, तो दे आर लाइक दैट। उनको अप्रोच नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड नहीं है। तो वो बच्चे ऐसे थे, वो ज़हीन हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका लिटरेसी गैप बहुत हाई था। वो स्कूल पढ़ रहे हैं, मैट्रिक तक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की डिग्री ले रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा और उनको वो मतलब लाइक इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ। तो वो स्कूल में एंटर होके हम पूरे परेशान हो गए कि कैसे पढ़ाना है। उनकी तो इंग्लिश में लिटरेसी गैप उर्दू में भी बहुत ज़्यादा था। तो वो मोस्टली मुख्तलिफ आसपास के एरियाज के बच्चे थे, स्पेशली लड़कियों का स्कूल था। तो इतना ज़्यादा लिटरेसी गैप देख के हम बड़े परेशान हो गए कि ये भाई कैसे कवर करना है, और हमारे पास 2 साल है, तो वो टफ हो जाएगा। तो वो शुरू में हम रोते थे, नहीं हो रहा। TFP पहले आपको जो फेलोज होते हैं उनको 6 वीक की ट्रेनिंग भी देते हैं, अच्छे से ट्रेन करके फिर स्कूल में भेजते हैं। तो वो आहिस्ते आहिस्ते हम रोते जाते थे और हर मंथली हमारी एक ट्रेनिंग होती रहती थी। हमारे पीछे कोच होते थे, कोच के साथ हम कम्युनिकेट करते होते हैं। कोई भी मसला हो, उसको ईमेल लिखी, वो हमें देख रहा है, स्कूल भी विजिट कर रहा है। तो करते करते अभी भी लग रहा था, हमने कहा कुछ नहीं होना, नहीं चेंज होगा, क्या कर लेंगे, इतना ज़्यादा गैप है, इतना बड़ा मुल्क है, क्या चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा दिल में ऐसी चीज़ें आती थी। 6 मंथ हुए तो इतना ज़्यादा मैजिक आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। वो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, थोड़ा इंग्लिश का काम कर रहे हैं, उनको गूगल यूज़ करने आ गया। वो माइक ऑन करके उसमें बोल के सर्च कर लेते थे चीज़ें, फिर यूट्यूब पे वो आ गए। करते करते आहिस्ता चेंज आया। इवन जब 1 साल हुआ हमारा, तो मेरी एक आइडियल कंपनी थी नेस्ले। मेरा वैसे पैशन है बिजनेस का। तो नेस्ले में मेरा ना 3 दफ़ा रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन हो गया, मतलब चौथी दफ़ा मेरी ना सिलेक्शन हो गई। और मैंने कहा अब भी मैं छोड़ रही हूँ, ये मुझसे नहीं सिस्टम चेंज होगा। लेकिन उन दिनों कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई और बच्चों का मैंने देखा, मैं इतनी हैरान हुई। बच्चे इंग्लिश में स्पीक कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी वाज स्टैमरिंग का उसको इश्यू था, वो बोल नहीं पाती थी बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने इसको नोटिस किया था। तो और वो 1 साल बाद इसको इतनी ट्रेनिंग दी कि मैं हिस्ट्री जब पढ़ाती थी तो वो फिर लाइब्रेरी जाके इंग्लिश की हिस्ट्री की कोई बादशाह की बुक लाती थी और क्लास में सुनाती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी खुश हुई, कितनी चेंज हो गई। फिर उसको मैंने उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी, क्योंकि वो जो बोल नहीं पाते बच्चे, थोड़ा शाय होते हैं, वो लिखने में उनकी बहुत अच्छी स्किल होती है। तो उसको मैंने medium.com पे भी लिखना सिखाया था। वो जो डेली का लेक्चर होता था वो फिर घर जाके आर्टिकल लिखती थी छोटा सा, फिर मुझसे शेयर करती थी लिंक। तो मुझे वो इतना ज़्यादा जब चेंज नजर आया, 1 साल में वो चेंज आया, तो मैंने कहा ये मैं नेस्ले नहीं करूँगी। अब मैंने ये कमिटमेंट की है टीच फॉर पाकिस्तान के साथ, तो मैं ये पूरी करूँगी। तो इसी तरह फिर 2 साल हमने काम किया है। लास्ट पे हमारा एक 6 मंथ लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है कम्युनिटी के लिए। अब वो कम्युनिटी ऐसी थी, वहाँ पे जो पेरेंट्स थे मोस्टली वो वर्किंग क्लास थी, लाइक मदर और फादर दोनों काम करने वाली सोसाइटी थी। और वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी उनको एजुकेशन की वैल्यू, और वो डरते थे लड़कियों को बाहर निकालने से। तो ये वहाँ बहुत बड़ा इशू था। तो वहाँ कम्युनिटी को एतमाद में लेना, बच्चों के लिए पढ़ाने में इनको मोटिवेट करना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग फेस था हमारे लिए। तो ये जब वो साल बाद चेंज नज़र आना शुरू हुआ
पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगा कि कितने अच्छे टीचर्स आए हैं, बड़े अच्छे बड़े अच्छे कॉलेजेस से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, इतना वो प्यार से मिल रहे हैं। तो वो एक सिस्टम में ना जब चेंजेस आते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब एक पर्सन लाइक आई एम डूइंग देयर सम वर्क, तो मैं एक पेरेंट को एंगेज कर रही हूँ, गवर्नमेंट के टीचर्स को एंगेज कर रही हूँ। हम जो टीएफपी की ट्रेनिंग होती थी उनको भी सिखाते थे। तो वो टीचर्स ऐसी थी, वो अटेंडेंस, बच्चों का रिजल्ट, हर चीज़ कागज़ पे करते थे। इतने प्लंदे उठा उठा के फिर रही होती थी, वो पढ़ाएगी कैसे, इतना उनके ऊपर वर्कलोड है। तो हम उसको हम 3 टीचर्स थे बेसिकली टीफा पाकिस्तान के, तो हम तीनों ने मिलके उनको डिजिटल पे लगाया, एक्सेल यूज़ करें, इवन पेपर भी टाइप करने हैं, वो हाथ से लिखती थी, उसको फिर मोबाइल से या जिस तरीके से भी टाइप करना, वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, टाइम टेकिंग था। तो वो उनको एक्सेल पे यूज़ करना सिखाया, माइक्रोसॉफ्ट करवाया। तो हमने कहा ये कागज़ के प्लंदे छोड़ें, कंप्यूटर पे आए बस। तो इस तरह करके उनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी, बच्चों की भी ट्रेनिंग हो रही थी और कम्युनिटी भी इंगेज हो रही थी। पेरेंट्स का पीटीएम होता था, हम सिखाते थे बच्चों को कैसे डील करने हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि कोई हमारी फिक्र कर रहा है, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है ना। तो वो बच्चों को भी बहुत एक्सपोजर मिल रहा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी ग्रो किया। तो आफ्टर 2 ईयर्स प्रोजेक्ट वो हमने ये किया था कि वो जो कम्युनिटी थी वो लड़कियों के लिए थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी, मतलब लाइक पेरेंट डोंट फील इजी ओके टू पुट देम आउटसाइड द हाउस। वो जस्ट स्कूल भी आने वाली बात थी, कॉमन थिंग इन पाकिस्तान। तो अब स्कूल बड़ा छोटा था, लड़कियों को खेलने का शौक था, वो बस पढ़ने आती थी, छोटे छोटे कमरे थे, घर चली जाती थी। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की पहले तो कम्युनिटी में। हमने देखा एजुकेशन का मसला है, चलो वो तो हो गया, और ये मसले हैं, कितना ज़्यादा बच्चों के साथ सर्वे किए, बच्चे आप क्या चाहते हैं, उनके घरों में जाके कम्युनिटी में पेरेंट्स के साथ बातचीत की, टीचर्स के साथ की कि आपको क्या लगता है इस कम्युनिटी में क्या क्या इश्यूज हैं। तो वो छानबीन करके एक जो क्लिक करा था आइडिया में, वो स्पोर्ट का था कि लड़के तो खेलते रहते हैं, लड़कियों को खेलने का मौका नहीं मिलता। और स्कूल में एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा थी लड़कियों की, स्कूल नहीं आती, सारी बात है, पढ़ना है, मार वाला सिस्टम क्या था वो भी ख़त्म किया हमने। तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे स्टडी में, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, बस एब्सेंटीज चल रही थी। तो वो स्पोर्ट का जब आइडिया हमने कम्युनिटी में जाके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, वो कहते ना इसके अब्बा बड़े सख्त हैं, वो तो छत पे भी नहीं जाने देते, इसके अब्बा तो बाहर नहीं निकलने देते, चोट लगवा लेगी, ये वो ऐसी डिस्कशन की। तो हमने कहा हमने बाहर कहीं नहीं लेके जाना बच्ची को, ना छत पे भेजेंगे, स्कूल के अंदर हम करेंगे। तो अगर आपको ये आपके बच्चों को हम फैसिलिटी दें कि वो स्कूल में प्रोजेक्ट हमारा हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बच्ची हर गेम्स खेलें, फिर पार्टिसिपेट, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा आइडिया। जो मदर्स थी वो तो बड़ी खुशी कहती है, तो बड़ी अच्छी बात है, लड़कियां खुश भी होंगी, स्कूल भी जाएंगी, छुट्टी भी नहीं करेंगी, उनकी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा, वो इंटरेस्ट लेंगी स्कूल जाने में। तो इस तरह हमने ये प्रोजेक्ट फाइनल करके फिर इस पे काम किया। स्कूल में कुछ प्ले जोन बनाए, बैडमिंटन जोन, इवन माइंड गेम्स होती थी जैसे लूडो वगैरह, और बाकायदा कबर्ड्स बनवा के सारा सामान रखा, और बच्चे बहुत खुश हुए, इतनी गेम्स खेलते थे। और वो इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे थी, लड़कियां थी कम्युनिटी की, क्योंकि वो एक गांव जैसा माहौल होता है, उनका खाना पीना अच्छा है, बॉडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस्तेमाल नहीं सही हो रहा था। तो वो एब्सेंटीज कम हुई, इतना खेलती थी, इंजॉय करती थी, वो स्कूल में इतना शोर उठता था, इवन फुटबॉल खेलती थी, कई टीचर्स को लग जाता है, और वो मैं मजाकन कहती थी तुम लोगों ने तो चले जाने और इन्होंने हमारा सर फाड़ देने। तो वो बहुत ज़्यादा चेंज है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, खुश हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गेम्स को भी सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं इस फील्ड में भी जा सकती हूँ ना, मैं इसमें भी जा सकती हूँ। तो या दो इस तरह का एक बिग इमेज बन गई थी 2 साल बाद। आई थिंक जो आपने ये बात की कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, और वो ये कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक डायलेमा ही है, मैं कहूँगी कि सिचुएशन है कि यहाँ पर आप उसको सोसाइटल बेस्ड चीज़ें ही कह लें या कल्चरल डिफरेंसेस कह लें कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती वुमेन के लिए, नहीं है। बेसिकली मैं खुद एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हम 4 बहनें हैं। तो कुछ लोगों का ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ थी कि हम बस थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हमारी एज होती जाएगी तो मेरे पेरेंट्स हमारी शादी कर देंगे एंड देन वी विल बी सेटल्ड। बट मेरा ख्याल है कि मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि नहीं, आपने क्या करना है, आप कौन से करियर में अपनी ग्रोथ चाहते हो, आइडेंटिफाई दैट करियर, वहाँ पे आपकी ग्रोथ है, आप वो करो। आपने एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन कंप्लीट करो। माई सिस्टर यूज टू लिव इन डिफरेंट सिटीज़। आई वॉज क्वाइट यंग जब मैंने ये चीज़ देख ली थी कि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में जा रही हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट की, उसके बाद अपने जॉब वहाँ पे स्टार्ट की। तो मुझे जब तक मैं उस एज तक आई तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरे लिए अब डिफ़िकल्टीज नहीं एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्टीज हर एक ने फेस की हुई थी मेरी फैमिली में। और अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, अब जैसे गोजा एक बहुत छोटा शहर है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ट्राइविया ने भी, मेरा ख्याल है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है वुमेन को। आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद माई टीम मेंबर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम, आप जब घर जाती हैं तो आपको पेरेंट्स कहते हैं कि वो मेरी बेटी जॉब करके आई है, या आपको कैसा फील हुआ जब आपने जॉब की, तो वो कितना खुश है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरी फैमिली में ये। अगर हम पास आउट हो जाएं और कोई जॉब ना करे तो क्वेश्चन होता है कि तुम्हें पास आउट हुए 1 महीना हो गया, तुमने अभी तक जॉब नहीं स्टार्ट की। तो दे वर क्वाइट अमेज्ड बाय दिस थिंग। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हम लोग, शायद उनमें से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी जो अपनी फैमिली में पहली फीमेल है जो घर से बाहर निकली। तो वो उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल फर्स्ट फीमेल हैं अपने घर से जो बाहर निकले हैं और इस तरह जॉब कर रहे हैं। और एक आईटी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने का हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा, आप ये कहें, ट्रेडिशन ही नहीं था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं हमने वो शायद ग्राउंड रूट से एक वो अपॉर्चुनिटी देखी और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और इसका एक सोल्यूशन दिया कि ओके ठीक है, अगर आप फीमेल हैं यहाँ पर, स्मॉल, ठीक है, गोजा छोटा शहर है, तो हम लोग उनको उस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, एक सेपरेट एनवायरनमेंट है, वो इंटरनेशनल क्लाइंट से भी डील करेंगी, डाइवर्स कम्युनिटी से भी डील करेंगी, लेकिन वो अपने एक सेपरेट स्पेस में रह के उनकी फैमिलीज भी सेफ फील करें। जैसे आपने कहा कि आपने उनको कहा कि ओके, हम अंदर ही जो है वो इंगेज कर लेंगे उनको गेम्स। बिल्कुल। तो आई थिंक वही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेन इशू है यहाँ पर, और उसका सोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको कहीं ना कहीं अभी अपने डोमेन्स में रह के आइडेंटिफाई करके ही उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपने भी ये, इसी से मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली करना चाहूँगी कि जैसे आपकी स्टडीज़ जो है वो बिजनेस में है, तो बिजनेस से एजुकेशन शिफ्ट क्यों, मतलब व्हाई डोंट यू मूव टुवर्ड्स, लाइक आपने मैनेजमेंट साइड पे क्यों नहीं मूव किया, या व्हाई वर यू नॉट मूव टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टफ। तो ये टीचिंग साइड, क्या इसके बेसिकली पीछे आपका यही एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा सवाल किया है। बाकी मेरी फील्ड बिजनेस की है और मैं एजुकेशन में जा रही हूँ। एक्चुअली एक तो ये है कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और एक अच्छे शहर में मिल रही हो और बहुत बड़े लेवल पे, तो वी से व्हाई नॉट। और दूसरा, मेरे जो अंदर एक थोड़ी सी चीज़ थी कि आपने सारी ज़िंदगी कमाना है, अपने लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, तो कुछ मुल्क के लिए भी होना चाहिए। तो एट दैट टाइम आई थॉट कि चलो 2 साल है, मुल्क के लिए भी कर लेते हैं। क्योंकि जब मैं 6-7 क्लास में होती थी मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ था और मैं डायरी में अक्सर अल्लाह ताला के साथ बातें करती थी, दुआ लिखती थी, एक प्रेयर कि अल्लाह ताला जब मैं बड़ी हो जाऊँ ना, मुझे आप मौका देना है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो टीफो पाकिस्तान में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यही तो मौका है खिदमत करने का, कम्युनिटी के लिए, गर्ल्स के लिए। और आई ज्वाइन फॉर दैट रीज़न। तो इसी तरह फिर आगे तालीमाबाद भी, इसका भी थोड़ा मोटो मिलता जुलता है टीफो पाकिस्तान का, लेकिन तरीका अलग है, काम एजुकेशन के लिए है। तो ये अब जो बिज़नेस वाली बात है वो मेरा पैशन है, एक लॉन्ग टर्म मेरा प्लान है, विजन है 10 ईयर्स का। आई वांट टू हैव माय ओन कंपनी या एनजीओ, लेकिन वो एजुकेशन सेक्टर में ही। तो इसके पीछे भी मेरे 2 रीज़न्स हैं लाइफ के। एक तो जो मैंने खुद एजुकेशन में बहुत सफ़र किया, फाइनेंशियल भी, जैसा आपने बताया कि लड़कियां होती हैं शादी में चले जाते हैं, पेरेंट्स यही करते हैं। तो आई आल्सो हैव 3 सिस्टर्स, उनकी भी बस थोड़ी सी बेसिक एमफिल एमएस वगैरह हुआ है तो उनकी शादी हो गई, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला ग्रो करने का। अब वो एज यूजुअल ही लाइफ गुजार रही हैं जैसे शादीशुदा ज़िंदगी होती है, मतलब इंजॉयमेंट, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें निकल गई हैं लाइफ से। तो मैंने कहा मैंने थोड़ा इससे हट के करने हैं और शादी से पहले अच्छा एंजॉय करना है। ज़रूर शादी ही ज़रूरी नहीं होती हर चीज़ में,
तो आप लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो बहुत आगे जाती हैं और बहुत सारा चेंज ले आती हैं। तो दूसरा रीज़न, देयर वाज ए टाइम इन आवर चाइल्डहुड जब मेरे फादर की जॉब का इशू बन गया था और हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हाइप पे चले गए थे। तो माई मदर वॉज नॉट एजुकेटेड बट शी नॉट द स्टिचिंग। उस दौरान उन्होंने स्टिचिंग करके हमारा स्कूल डिसकंटिन्यू नहीं होने दिया। स्टिचिंग करती थी, कपड़े स्टिच करती थी और हमारी फ़ी पे करती थी और इस तरह करके हमारी कंटिन्यू रहने दी। लेकिन अब वो एजुकेटेड भी नहीं थी, थोड़ी वो उस फैमिली में एक ब्राउन कल्चर, सॉरी टू से, कि वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव रही हैं। क्योंकि औरत पढ़ी लिखी ना हो, हमेशा वो सबमिसिव रहती है, उनके ऊपर सारी जो ब्राउन कल्चर है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो शी नोज दैट हाउ शी नोज द पेन कि कैसा होता है वो सफ़र करना, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने हमारी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, ऐसी मेहनत की, दिन रात लगा दिया बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ मेरे अंदर मेरा बेसिक मोटिवेशन है कि जो एक औरत होती है, शी इज़ बहुत वो ओनली पर्सनैलिटी जो एक मुख्तलिफ रोल अडॉप्ट कर लेती है हार्ड टाइम में। मर्द जो होगा वो जॉब ढूंढेगा, निकल गई है जॉब नहीं मिली तो वो कोई और ट्राई करेगा, जॉब की तरफ ही जाएगा। औरत मुख्तलिफ रोल अडॉप्ट कर लेती है, वो हर तरीके से फैमिली को उठा के रखेगी। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अडेप्टेबिलिटी बहुत एग्जैक्टली, अडेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस वगैरह, और वो हार नहीं मानती अगर तो वो कमिटेड हो। तो या माई मदर नॉट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इस तरह मेरी मदर ने हमारी एजुकेशन कंटिन्यू करवाई थी। तो मेरा ये बेसिक मोटो ही यही है लाइफ का कि अगर हम इफ़ वी गिव सम एजुकेशन एंड स्किल टू अ वुमेन, एजुकेशन के साथ स्किल्स भी अगर दें तो वो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में। शादीशुदा ज़िंदगी है, क्राइसिस आते रहते हैं फैमिली में, अगर उसकी एजुकेशन काम नहीं आ रही, वो स्किल से अर्न करके फैमिली को स्टेबल कर सकती है। तो ये चीज़ मेरा मोटो है। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स को एजुकेशन भी दी जाए और डिजिटल स्किल्स, आजकल डिजिटल दौर है, इनको डिजिटल फ्रीलांसिंग आजकल चल रही है जी, तो वो उनको सिखाई जाए। और ये ट्राइबी का भी मैंने आजकल देखा, जब मुझे इनका बारे में पता चला, सर से भी थोड़ी सी बात हुई जो आपके सीईओ हैं सर बेगम, तो मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे गोजरा में ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। मुझे जब आई वॉज विशिंग कि काश मेरे टाइम पे भी ये होता और मैं इसको अवेल कर लेती, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़ता, मेरी सिस्टर्स को ना करना पड़ता। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। और आप गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन को, और एक छोटे से होम टाउन से बहुत बड़ा आउटपुट निकल सकता है। छोटा इनपुट होगा लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो या आई अप्रिशिएट अ लॉट टू ट्राइबी। सो बेसिकली गोजरा जो है ना, वो बहुत एक ऐसी सिटी है जिसने बहुत अच्छे स्किल सेट जो है ना प्रोड्यूस किए हैं। अगर आप देखें तो गोजरा में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं पंजाब की, तो आपको गोजरा का स्टूडेंट क्लास में मिलेगा, हर डिपार्टमेंट में मिलेगा। और कहीं ना कहीं गोजरा ने एक ओलंपियन सिटी तो है जो हॉकी की रीजन की वजह से, लेकिन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स हैं, वन ऑफ माई कज़न वॉज फ्रॉम इस्लामाबाद, तो वो जब आते होते थे तो वो कहते थे गोजरा में ना हर गली में एक स्कूल है। तो वो हमारा इस चीज़ में वो कहते थे तुम लोग कि हर गली में एक स्कूल है। तो इतना ज़्यादा ट्रेंड है एक एजुकेशन का। लेकिन गोजरा के लिए इशू ही ये था कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते थे, एजुकेशन लेके आते थे, जब फिर वो वापस आते थे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती थी। स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, उनको जो बाहरी सिटी से जा सकती थी वो जाके बाहर हॉस्टल्स में रहते थे, वहाँ पे जॉब करना, और जो नहीं जा सकते थे उनके पास आखिरकार आगे एक टीचिंग की जॉब रह जाती थी। एग्जैक्टली, ये सबसे मेन इशू था। आई ऑल्सो कम्प्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम इस्लामाबाद, सो आई वॉज वर्किंग इन इस्लामाबाद एज वेल। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक यकीन माने सरप्राइजिंग थिंग थी जब मुझे किसी ने कहा कि ओके देयर इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर इन गोजरा। तो जब मुझे पहले पता चला ट्राइविया का, तो आई वाज लाइक कि ओके कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस होगा जिसमें 4 लोग बैठे होंगे, तो मैं वहाँ पे जाके कैसे काम करूँगी। एंड देन समवन टोल्ड मी नो इट्स लाइक अ प्रॉपर सेटअप, वी नीड टू गो एंड चेक आउट दैट। तो फिर मैं आई, मैंने देखा, एंड देन आई एक्चुअली लर्न कि ओके यहाँ पर बेसिकली मेरे अपने होम टाउन में एक इतना अच्छा सेटअप है जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कर रहा है और लोग की स्किल सेट पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी।
और वो जो सारी आपने चीज़ खुद से फेस की होती है, आपने अपनी फैमिली में देखा होता है कि आप वीकेंड पे घर आते हो मंथ बाद और आप Exactly. देखते हो कि आपकी बहनें नहीं हैं, क्योंकि Yeah. आपकी किसी बहन के पेपर्स चल रहे हैं, वो इस वीकेंड नहीं आ सकती, तो आप 3-3 4-4 मंथ्स अपनी बहन को ही नहीं देख रहे, अभी आप एक Exactly. सेम कंट्री में रह रहे हो। Yeah. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने खुद से जाहिर सी बात है फेस की थी सारी अपनी पूरी लाइफ में। तो वो मुझे था कि नहीं, ये अगर कोई चीज़ वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मिशन एज Yeah. वेल। Great. और वही फिर मैंने कहा कि लेट्स कम, और फिर मैं जब यहाँ आई तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। रिसेंटली वी हैव दिस इनिशिएटिव ट्राइविया अकेडमी, जिसमें हमारे सेशंस होते हैं। आई वाज वर्किंग एज अ ट्रेनर, तो वहाँ पे मेरे पास मैंने उनसे ये पूछा कि वाई ट्राइविया। मैं उनके पास लास्ट डे थी तो उनसे पूछा वाई ट्राइविया, तो उनका एक ही जवाब था, क्योंकि हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गोजा में दे ही नहीं रहा था। Exactly. Exactly. और लोग कोर्सेज करवाते हैं, दे चार्ज यू टू मच, और उसके Yeah. बाद वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। और Exactly. हम ये कहते हैं कि नो, आप बिल्कुल भी, आपको कोई फी नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, वी विल कवर योर एक्सपेंसेस, और उसके बाद हम एक अपॉर्चुनिटी उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक यही मेन चीज़, यही मेन इनिशिएटिव और यही मेन मिशन भी था कि हम लोग वो जो गैप है वो कंप्लीट कर सकें। Exactly. Exactly. वो गैप इवन दो वो वुमेन एम्पावरमेंट की साइड पे हो, या वो गैप जो है वो लोकल स्किल सेट और सॉफ्ट स्किल्स पे जो काम करने की बात है, सॉफ्ट स्किल्स पे हम जो है वो बेसिकली काम कर सकें और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कर सकें। जैसे मैं गोजरा से ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद, और मैंने बताया कि मुझे कई मंथ में अपनी सिस्टर्स को नहीं देख सकती थी, और वो जो एक्सपीरियंस है, आपने भी तो ट्रैवल किया है, अभी भी आप इस्लामाबाद में हैं, तो वो जर्नी क्या है, वो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं, और अब क्या लगता है कि हाँ, किस तरह से हम इस चीज़ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं? फर्स्ट आई विल मूव बैक, थोड़ा सा आपकी पिछली बात को मैं रिव्यू करूंगी। आपने जैसे कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिली थी, वाकई ऐसे होते हैं। गर्ल्स जो हैं, मेरे साथ जो बहुत सारी स्टूडेंट मेरी क्लास फेलो रही थी गोजरा की, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ने वाली थी, लेकिन वो देवर लाइक उनको अपॉर्चुनिटीज़ गोजरा के अंदर नहीं मिली, और वो गोजरा से बाहर नहीं जा सकती थी। तो डैट वाज अ बिग हर्डल, और वो फिर ज़ाहिर बात है, उनकी शादी होती है, वो यहीं पे रह गई, और वही टीचिंग वाली जॉब थी। तो ये मेरे ख्याल से ट्राइब भी एक बहुत अच्छा प्योनियर है, इसको देख के और भी लोग इनिशिएट लेंगे। तो होम टाउन के अंदर ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डैट्स अ बिग ब्लेसिंग। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं जैसे इस्लामाबाद काम कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत टफ लाइफ है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाती। इवन मेरी कुछ छोटे छोटे भांजे थे, तो मुझे भूल भी गए, एक और खाला भी है। तो मतलब बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। फिर मेरा 2 मंथ के बाद या मंथली घर पे राउंड लगता है, आना, वो एक लंबा सफ़र होता है, आना और फिर जाना, वहाँ से ऑफ लेना, मेरा काम वहाँ कभी आगे पीछे हो जाता है, यहाँ आती हूँ तो काम नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हमारे वैसे ही है, बहुत एक्सपेंस बहुत होते हैं आने जाने के ना। तो वो बड़ा, जब मैंने इधर आना होता है गोजरा, तो मुझे बहुत सोच समझ के प्लान करना पड़ता है, मैं कब आऊँगी। 1 वीक पहले मुझे ऑफिस से ऑफ लेना पड़ता है, सारे काम समेटने पड़ते हैं, बड़ा टफ हो जाता है। लाइक मैं घर नहीं जा रही, कोई पहाड़ पे बहुत बड़ा हाइकिंग करने जा रही हूँ, तो बड़ा टफ होता है ये आना जाना। तो डिस्टेंस पे काम करना, फैमिली से दूर रहना, स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो बहुत टफ होता है। तो होम टाउन में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, आपका सपोर्ट सिस्टम आपके पास होता है, आपकी फैमिली पास होती है, आपका टाइम, ट्रैवल, सब कुछ, एनर्जी भी बच जाती है, तो ये दैट्स अ बिग थिंग। ऑनेस्टली दिस इज़ एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आप घर जाते हो, और मैं वही बात हमेशा एक कोट करती हूँ कि आपको ये तो पता है ना, आप घर जा रहे हो, आपको खाना गर्म मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शायद रियलाइज़ नहीं हो पाती, जो लोग लोकल होते हैं या जो मेन सिटीज़ में होते हैं, कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। लेकिन जो लोग गोजरा से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, ये इशू है, हम फेस करते हैं ये इशू। और स्पेसिफिकली जो ज़्यादा दूर एरियाज़ में रहते हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि ये कितनी मेन चीज़ है। वेल, हमने काफ़ी डिस्कशन की है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ ना। तो आपका कैसे एक दिन है वो किस तरह से जाता है, और क्या चीज़ है, क्या हॉबीज़ हैं जो आमिश करती है इन फ्री टाइम के वो खुद के लिए जो है अपना टाइम निकाल सके?
माई हॉबीज चेंज अ लॉट। स्कूल लाइफ में और हॉबीज थी, डायरी राइटिंग, स्टोरी बुक्स रीडिंग और स्केचिंग का मुझे बहुत शौक था। फिर कॉलेज लाइफ में और हो गई, और यूनी लाइफ में फिर मेरा सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हो गया, लिंक्डइन को और रिसर्च करना, बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंगेज करना, उनके साथ बात करना, सीखना, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। और आजकल थोड़ा हॉबीज़ को कम टाइम लग रहा है, बट माई डे स्टार्ट विद अ टी। चाय से स्टार्ट होता है सुबह। एक और चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट की है, माई फादर सिंस चाइल्डहुड टोल्ड मी कि जब तक तुम नमाज की पाबंदी नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी जो लाइफ है वो अलाइन नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा लाइफ में। तो उस चीज़ को मैं बहुत फोकस करती हूँ। मैं फजर की नमाज से अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। 4:30 पे फजर पढ़ूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, कपड़े शपड़े देख लूँगी ऑफिस के क्या है, और फिर 2 खजूरें लेके और फिर मेरी जिम की तैयारी शुरू हो जाती है। जिम जाती हूँ मैं फिर, तो थोड़ा एक्टिव भी रखना पड़ता है खुद को। जिम के बाद देन आई कम बैक और फिर नाश्ता होता है और फिर देन ऑफिस भी 6 o'clock तक चलता है और फिर वापस आना था। उस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, लेकिन मुझे हर शाम को या रात को अपनी मदर को कॉल करना पड़ता है। अब देखिए दूर रह रही हूँ, अब यही मेरा तरीका है फैमिली के साथ इन टच रहने का। तो मैं रोज़ मदर को कॉल करती हूँ, उनके साथ सारी डिस्कशन करती हूँ, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस सब कुछ उनको बताती हूँ और खुद सो जाती हूँ। मेरी टेंशन उठ जाती है, मम्मा परेशान हो जाती है सारी रात। तो इस तरह करके, और सुबह मैं उठती इतने मैसेज आए होते हैं, भाई मैसेज कह रहा है तबीयत ठीक है, कुछ खा लिया, मामा भी कॉल पे कॉल कर रही है। मैं कहती कैसी तबीयत, कैसी टेंशन, मुझे क्या हुआ था। तो वो मेरे घर वाले बहुत हंसते हैं कि तुम हमें टेंशन दे के खुद सो जाती हो। तो या ऐसे मेरे डे एंड हो जाते हैं। तो अभी नॉर्मली कोई ऐसी चीज़ है जो आप फॉलो करती हो, लाइक डू यू लाइक लव टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स एंड या आजकल मैंने सारे ऐप्स डिलीट किए हुए हैं। मैं अपना टाइम सेव करना चाह रही हूँ। इंस्टा भी मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा वो यूज़ करती हूँ, बट लिंक्डइन बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मुझे बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक है, स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं मैं उनको बहुत सर्च करती हूँ, जो बहुत नीचे लेवल से ऊपर आई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया है कंफर्ट जोन से निकल के। तो उनके साथ मेरा काफ़ी हो रहा है और मैं उनके साथ बात भी करती हूँ काफ़ी। So yeah, that's my favorite hobby. That's very interesting, like because for me it's totally opposite. मतलब मेरा ये होता है कि okay, if I am working, I may work अगर 24 hours में से मुझे आपको कि 20 घंटे आपने काम करना है, okay, मैं 20 घंटे काम करूँगी, 3 घंटे सो जाऊँगी, but I need 1 hour for myself. Yeah. Then I would like okay, watch a good drama or just scroll Instagram, just do what you like. I think और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। जैसे आप एक अगर किसी वुमेन के बारे में पढ़ रहे हो जिसने बेसिकली अपनी एक बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रही होती है वो चीज़ कि आप में भी वही स्किल सेट है, आप में भी वो बेसिकली पैशन है जो आपको भी उस स्टेज तक लेकर जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी जर्नी में वो कौन सी पर्सनालिटी है, वो कौन से मेंटोर है जो बेसिकली आपको इंस्पायर करते रहे, और जिनका कोई ऐसी कोई कोट या कोई ऐसा एडवाइस है जो आपको लगता है कि उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट किया है? जो पहली पर्सनैलिटी है जिसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरी लाइफ में, इज़ माई फादर। और वो जब से मुझे पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ाया तो उन्होंने मैट्रिक तक है, लेकिन साथ साथ मुझे इलामा इकबाल के शेर के साथ मोटिवेट करते रहे। मैट्रिक में एफएससी में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती थी अपने हेयरिंग की वजह से। कहती थी मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। और मुझे एक शेर ना बार बार कई सुनाते थे, लेकिन एक शेर मुझे नहीं बोलता। मैं अब अपने बच्चों को सुनाती थी, स्टूडेंट को। तो वो शेर था, ए जुए आप बढ़ के हो दरिया तुम दो तेज, ए जुए आप बढ़ के दरिया हो तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। तो वो अबू फिर समझाते भी, जुए अब एक छोटी सी नदी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, छोटी सी कमज़ोर सी नदी है। और वो इलामा इकबाल उसको कहते हैं कि दरिया भले बहुत तेज हो, ठाठे मार रहा हो, आसपास के लोग बहुत आगे जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तुमने घबराना नहीं है, तुमने चलते रहना है, चाहे दरिया बहुत तेज है। रास्ते में कोई साहिल नजर आए, तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है, चलते रहने। तो इस तरह के वो इकबाल की शायरी के ज़रिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखते थे मुझे, और मुझे कुछ वाक़यात भी सुनाते थे हिस्ट्री के। इसके अलावा मेरे कुछ बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है।
मोटिवेटेड रखे है। कुछ टीचर जो आई थिंक हर स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में भी, जो आपको मोटिवेट करते रहे बजाय इसके डराने के। हालात बहुत ख़राब है। तो इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में मुझे मेंटोर्स बहुत अच्छे मिले हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा, मतलब मुझे फील नहीं होने दिया मैं एक नॉर्मल लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। अब तालीमाबाद में भी एक जो मेरी अब रिसेंटली मेंटोर हैं, वो शी इज़ ग्रेट पर्सन। वो भी बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत नीड को समझती हैं हर इंसान की। तो या इन लोगों ने मुझे अलाइव रखा हुआ है, मोटिवेटेड रखा हुआ है। आई थिंक जो आपने इलामा इकबाल वाली बात की कि आई वॉज इन 4th क्लास, तो मैंने अपनी पहली स्पीच की थी। तो आई रिमेंबर कि मेरा उसमें एक शेर था कि दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। तो मुझे ये शेर बहुत पसंद था और तब मुझे इसकी इतनी समझ भी नहीं थी। तो लेकिन जब मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं 8th और 9th क्लास में हुई, तो मैंने बाकायदा वो बुक ढूंढी और उसमें से मैंने ये पूरी गज़ल याद की। और फिर मुझे उसकी सेंस भी बहुत ज़्यादा समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये कितना एक मेन मैसेज दे रहा है कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी जो सेंसेस हैं वो कितनी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए और आपको सही और गलत की जो पहचान है वो होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अवेकनेस है, जो आप कहते हैं कि जाग जाने वाली चीज़ है, वो होनी चाहिए। और अगर आप में वो चीज़ आ जाती है तभी आप किसी मिशन का पार्ट बन सकते हैं, तभी आप किसी सोसाइटी के लिए कोई चीज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आई ऑलवेज से दैट आई एम क्वाइट ब्लेस्ड इन टर्म्स के आई ऑलवेज, मेरे पास अच्छे वो पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मेरे पास मेरे घर में बहुत सारे मेंटोर्स थे, घर में बहुत सारे रोल मॉडल्स थे, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी जिनके पास नहीं है, तो इसी दिल ने उन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी काम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपसे मिलकर भी मुझे वही चीज़ का बार बार वो एहसास हो रहा है कि जो कहीं ना कहीं हमने फेस किया हुआ होता है वो किसी नेक्स्ट को ना फेस करना पड़े, एंड हाउ वी आर डूइंग वर्क विद दैट। तो वही मिशन, वही विजन है। तो हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। तो मैं लास्ट कंक्लूड करना चाहेंगे तो मैं यही पूछूंगी कि आपकी यंग जनरेशन जो है उसके लिए क्या मैसेज है और क्या चीज़ है जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए आप देना चाहेंगी, और गोजरा के लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट मैसेज है आपका कि किस तरह से एक गोजरा से भी एक लड़की उठकर जाकर इन इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकती है और एक सोशल कॉज पे काम करके एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 2 तरह के लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी। एक वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिए है, अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं, और एक वो लोग जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो ग्रो कर चुके हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि आपने जो भी सीखा है, आपके पास जो भी है, शेयर इट। आई हैव अ फार्मूला इन माई लाइफ, 10 मल्टीपल फार्मूला, जिस पर मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है और वो वाकई मैंने उसका रिवार्ड भी अचीव किया है। वो ये कि आप जो भी चीज़ शेयर करते हो, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो हैप्पीनेस है, आप किसी को तसल्ली दे रहे हो बुरे वक्त पे, आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, आपको कोई स्किल आती है, आप किसी में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये 10 मल्टीपल होके वापस आती है। अल्लाह ताला उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको वापस देते हैं। तो ये उस कम्युनिटी के लिए जो बहुत ग्रो कर चुके हैं कि अगर आप अपने होम टाउन से निकल के बहुत आगे चलेंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वापस आए, थोड़ा सा इधर भी लगाएं, और मैं भी इंशाल्लाह करूँगी। और जिस तरह ये ड्राइव, ये भी एक वही इन्वेस्टमेंट है जो आपके पास है, आप वो शेयर कर रहे हैं अपने होम टाउन में। और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए कि आप पढ़ें भी, लेकिन साथ सॉफ्ट स्किल्स भी सीखें। टीचर्स भी इनको स्पेशली और चीज़ों का भी बताएं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, फील्ड के बारे में, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर स्पेशली जो स्टूडेंट जहाँ से जा चुके हैं, फील्ड में जा चुके हैं, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर बन गए, उनको भी चाहिए वो कॉलेजेस में आके थोड़ी सी करियर काउंसलिंग करें। अगर वो आ नहीं सकते फिजिकली, तो वो अपना सोशल मीडिया यूज़ करें। मैं जैसे लिंक्डइन को बहुत इस वे में यूज़ करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से काउंसलिंग ले रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में इंगेज होती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोस्टली बिजी रहती हूँ लिंक्डइन पे। तो मैं कहती हूँ अगर आप आगे निकल गए तो ये आपका राइट बनता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी तो किसी ने सिखाई है ना, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दूसरों को भी वो चीज़ें सिखाएं, उनके साथ शेयर करें।
because sharing is caring. Yeah. थैंक यू सो मच। बल्कि आज आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ के बारे में याद आ गई। तो इट सीम्स लाइक कि मैं अपनी वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस जो है स्पेसिफिकली जो स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं, गोजरा जैसे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप आई और आई होप सो कि आप जल्द वापस आएँ गोजरा में और हम मिलकर इस कम्युनिटी के लिए और ऐसे ही आगे भी जितने हमारे पास स्मॉल सिटीज़ हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनके लिए हम पार्ट कर सकते हैं वो हम करें। हमारी सिस्टर कंपनीज़ हैं जो कि बेसिकली अब अपने सेक्टर केपी में भी स्टार्ट करने वाली हैं, तो वो बेसिकली हर जगह पे जहाँ पर भी हम एक अच्छा इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं वो करें। तो यही हमारा मिशन है और यही हमारा विजन है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट वाज रियली नाइस टू टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि आप अभी घर आई हुए तो आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरे। और आपकी आई एम बिलीविंग कि मम्मा ने तो अच्छे अच्छे खाने पसंद के बनाए ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा मजे के। जी जी, तो वी रियली आई एम रियली प्रीटी श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा घर आना और वो सारी चीज़ें, और आपको यहाँ के भी आई होप कि अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बल्कि मेरा तो बहुत अच्छा ये वीकेंड बन गया था। ट्राइवे के बारे में जान के बहुत खुशी हो रही है ऑनेस्टली। इसको देख के मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं भी कभी वापस आके इधर गोजरा के लिए कुछ करूँगी। तो यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। It's always been a pleasure. Thank you so much. So this was our episode with Amish Akbar. Keep watching Try Talk for getting more insights with professional and expertise from the industry. Thank you so much.